छात्रों, स्वागत है आपका फ्री स्टडी के यूट्यूब चैनल में। छात्रों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और कुछ चर्चा यहाँ पर भारत के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में भी यहाँ पर की गई है। कुछ खास फैक्ट हमने आपको बताने का प्रयास किया है। हालांकि छात्रों, जब भी हमें ये राष्ट्रीय उद्यान पढ़ना होते हैं तो मुख्यतः यदि किसी स्टेट लेवल का एग्जाम है तो हमें उस प्रदेश के ही पढ़ना होते हैं, और यदि कोई नेशनल लेवल का एग्जाम जैसे रेलवे एसएससी या बैंकिंग वगैरह है तो हमें प्रदेश के अलावा पूरे देश के पढ़ना होते हैं मुख्यतः राष्ट्रीय उद्यान, और खास कर कि कौन कहाँ है, खास जो ज्यादा फेमस हैं उनके नाम वगैरह एक वीडियो अलग से हम आपको ला देंगे जिसमें पूरे देश के राष्ट्रीय उद्यानों की चर्चा की जाएगी कि कौन सा मुख्य राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। आज का छात्रों हमारा जो विषय है ये मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में है। अभी वर्तमान में आपकी जो कुछ समय बाद प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा होना है, एमपीटीटी जो व्यापम के माध्यम से आपका एग्जाम होना है, उसके पर्यावरण में ये विषय लगा है वन के संदर्भ में। और मध्य प्रदेश में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं छात्रों, यहाँ से राष्ट्रीय उद्यानों में से आपको 1 या 2 प्रश्न अधिकांशतः सेटों में देखने को मिल जाते हैं। छात्रों, हमने अभी चूंकि टाइम ज्यादा लग जाता है इसलिए हमने आपको जल्दी में यहाँ से बताने का प्रयास किया है राष्ट्रीय उद्यान का, पर हमारा ये पार्ट 1 होगा, फर्स्ट पार्ट होगा। हम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में दूसरा पार्ट भी लाएंगे, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, क्योंकि अभी हमने राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में इसमें कुछ बताया है। बाकी इनकी कुछ बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, वहां से आजकल प्रश्न बनने लगे हैं, वो अभी शेष है। तो आइए देखते हैं छात्रों, आप स्क्रीनशॉट यदि इसका लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके बाद हम आपको बता रहे हैं। ठीक है छात्रों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व क्या कहलाते हैं। छात्रों, राष्ट्रीय उद्यान, अच्छा पहले ये समझो कि ये बनाए क्यों हुए। तो मुख्यतः सीधी सी बात है कि कुछ जीव, जंगलों में रहने वाले कुछ जानवर या कुछ प्राणी ऐसे रहे जिनका बहुत ज्यादा शिकार हुआ, जो हमारे पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन करते थे, जो हमारी जैविक विविधता को बनाए रखते थे। बताएंगे आगे बायोडायवर्सिटी, जैविक विविधता क्या कहलाती है, कभी अलग से वीडियो उस पे हम लाएंगे। ठीक है। हालांकि जो जैविक विविधता होती है ये मानव और पर्यावरण या प्रकृति के मध्य एक संबंध होता है। जैविक विविधता का छात्र मतलब होता है कि एक ही किसी विशेष स्थान पर कई प्रकार के जीव पाए जाते हैं जिनमें एक दूसरे में कुछ न कुछ कहीं ना कहीं उनमें संबंध होता है। सभी एक दूसरे की कहीं ना कहीं मदद कर रहे होते हैं और प्राकृतिक संतुलन के लिए ये आवश्यक होता है। इसको हम जैविक विविधता या बायोडायवर्सिटी कहते हैं। खैर, आज हमारा विषय ये नहीं। छात्रों, जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं या राष्ट्रीय अभ्यारण्य या बायोस्फीयर रिजर्व, ये विशेष प्रकार की लुप्त होने वाली जीव जंतुओं की प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए बनाए गए हैं ताकि उनका शिकार ना हो, उनका संरक्षण किया जा सके, उन्हें पर्याप्त भोजन मिले, उन्हें पर्याप्त पानी की व्यवस्था मिले, उनका शिकार रोका जा सके। सीधी सी बात। तो उनके संरक्षण के लिए आपको पता हुआ रेड डाटा बुक एक पुस्तक होती है जिसमें भारत की विलुप्त होने वाली प्रजातियों के बारे में रेड डाटा बुक में बताया जाता है। कभी हम आगे आपको बताएंगे। ठीक है। बहुत सारी चीजें पढ़ना होती है छात्रों। ये भी पढ़ना होता है कि किस जानवर का शिकार कौन सी चीज के लिए किया जाता है। हाथी का शिकार जैसे हाथी दांत के लिए किया जाता है, ऐसे बहुत सारी चीजें। टाइगर प्रोजेक्ट भारत में कब चालू हुआ, ठीक है, हाथी प्रोजेक्ट भारत में कब चालू हुआ, हांगुल प्रोजेक्ट भारत में कब चालू हुआ, किसके जनक कौन थे, कहाँ किस जानवर का संरक्षण राष्ट्रीय उद्यान में किया जा रहा है, बहुत सारी बातें। आज का विषय ये नहीं। अब हम आते हैं सीधे राष्ट्रीय उद्यानों पे मध्य प्रदेश के। छात्रों, तो ये जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं इनमें क्या होता है कि ये एक विशेष प्रकार का जंगली क्षेत्र होता है जहां पर मानवीय गतिविधियां पूर्णतः वर्जित रहती हैं, प्रतिबंधित रहती हैं। बगैर अनुमति के आप वहां पर जा नहीं सकते, सड़क नहीं निकाल सकते, खनन नहीं कर सकते, चारा वगैरह जानवरों को आप वहां से काट के नहीं ला सकते। जानवरों की आवाजाही पर भी प्रतिबंध होता है। यदि वहां कोई पर्यावरणीय कार्यक्रम आपको करना है तो वन विभाग से पहले अनुमति आपको लेना होती है। बहुत सारी बातें यहाँ होती हैं। मतलब कुल मिला के प्रतिबंधात्मक क्षेत्र है जहां मानवीय गतिविधियां बिल्कुल भी नहीं होती हैं। आप समझ गए होंगे। ठीक है छात्रों, इनको हम इंग्लिश में कहते हैं नेशनल पार्क। राष्ट्रीय उद्यान, जब भी हम बोले नेशनल पार्क, आपको समझना है राष्ट्रीय उद्यान की चर्चा हो रही है। छात्रों, आगे देखते हैं। दूसरा यहाँ लिखा है नेशनल सेंचुरी जो होती हैं, जिनको राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य जिनको हम कहते हैं।
सेंचुरीज को। छात्रों यहाँ क्या होता है कि यहाँ कुछ परमिशन मिल जाती है, यहाँ जैसे जानवरों की आवाजाही या लोगों की आवाजाही हो सकती है, ऐसी कुछ परमिशन यहाँ मिल जाती हैं। हालांकि मानवीय गतिविधियां जैसे लकड़ी काटना, शिकार करना, ये तो पूर्णतः यहाँ भी मना है, वहां भी मना था। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद छात्रों यहाँ लिखा है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व को छात्रों हिंदी में जैव आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। और ये जो जैव आरक्षित क्षेत्र होते हैं ये मुख्यतः राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय अभ्यारण्य को जोड़ के ही कहा जाता है। और एक चीज और जैव आरक्षित क्षेत्र में रहती है कि खासकर ये तटीय मतलब जल, स्थल और वातावरणीय चीजों में संतुलन स्थापित करते हैं। मतलब ये तटों को या जल से भी जुड़े हुए होते हैं। ये बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं ये पारिस्थितिक तंत्र बनाए रखने के लिए, जैविक विविधता बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। बहुत सारी बातें हम कभी अलग से वीडियो में आपको बताएंगे भूगोल के बारे में। ठीक है छात्रों, तो अब हम खासकर इस वीडियो में हम आपको यही बता रहे हैं कि कितने राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा कहाँ है, इस टाइप से। पहले छात्रों हम ये भारत के बारे में देख लेते हैं। भारत के बारे में कुछ यहाँ हमने डाटा लिख रखे हैं। क्योंकि लिखना पहले से इसलिए आसान होता है क्योंकि कम समय में आपके पास ज्यादा डेटा उपलब्ध हो जाते हैं, ज्यादा चीज आपके पास पहुंच जाती है। पढ़ाते समय उतनी चीजें जो काम की होती है वो नहीं पहुंच पाती, कई बार ऐसा होता है, इसलिए हम पहले से बोर्ड पर लिख लेते हैं। छात्रों ये 668 संरक्षित क्षेत्र हैं पूरे भारत के संदर्भ में, ये हमने लिख रखा है। संरक्षित क्षेत्र मतलब जहां प्रशासन ने वहां के क्षेत्र को बचाने के प्रयास की व्यवस्था कर रखी है, उनको संरक्षित क्षेत्र कहते हैं। ये 668 है पूरे भारत में। पूरे भारत में 104 राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है 11। पूरे भारत में 515 राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य है, मतलब नेशनल सेंचुरीज है। छात्रों पूरे भारत में सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ऐसे ही समझना, इसकी स्पेलिंग भी बहुत बड़ी है, तो सर्वाधिक कुछ ना कुछ तो यहाँ सबसे ज्यादा है, तो वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे ज्यादा, क्योंकि ये यूनियन टेरिटरीज के अंतर्गत आता है, कैंसास प्रदेश के अंतर्गत। 94 राष्ट्रीय अभ्यारण्य है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इसके बाद छात्रों पूरे भारत में 515। इसके बाद जो बायोस्फीयर रिजर्व है छात्रों, वो पूरे भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिनको जैव आरक्षित क्षेत्र कहते हैं हम हिंदी में। इनमें 3 तप्त स्थल हैं, 23 टाइगर रिजर्व हैं। टाइगर रिजर्व मतलब बाघों के संरक्षण के लिए पूरे भारत में। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, इनकी संख्या 11 है। इन पर ही हमें विस्तृत चर्चा आज करना है, हालांकि विस्तृत नहीं हो पाएगी, अगले वीडियो में होगी। ये बता चुके। भारत का छात्रों जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है यह है जिम कॉर्बेट। ये उत्तराखंड में है, नैनीताल जिले में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसका पहले नाम हेली था, हेली राष्ट्रीय उद्यान इसका पहले नाम था। 1931 में इसकी स्थापना हुई थी। ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। छात्रों इतना यदि जिला आपको याद नहीं होता तो कोई बड़ी बात नहीं, हम कैसे याद करें हम बताते हैं। क्योंकि इसको जिम कॉर्बेट को कई बार कॉर्बेट भी कहते हैं, कई बार इसे कॉर्बेट भी कहते हैं। तो हम एक स्पेलिंग याद करें हैं, काऊ, का से बनता है कॉर्बेट, रू से बनता है उत्तराखंड। ठीक है, नैनीताल जिले में 1931 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। इसके बाद छात्रों हम चलते हैं भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। और छात्रों एक चीज और ध्यान रखना, भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान वो है हिमिस। और हिमिस कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। हिमिस का एरिया हमने यहाँ लिख रखा है, क्षेत्रफल है 3550 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब चूंकि ये टस से मस नहीं हो रहा है, ऐसे याद रखना, टस से मस नहीं हो रहा, तो हिमिस जम्मू कश्मीर में। ठीक है, यहां ऐसे याद रख सकते हैं हम कि टस से मस नहीं हो रहा मतलब बड़ा होगा, तो हिमिस। छात्रों भारत का सबसे छोटा जो राष्ट्रीय उद्यान है यह है साउथ बटन आइलैंड, और ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। और इसका क्षेत्रफल है 0.03 वर्ग किलोमीटर, बहुत कम, सबसे कम। अब आप कैसे याद रखोगे कि जो ये सबसे छोटा है, तो भाई बटन कितना छोटा होता है? देखो शर्ट में बटन लगे होते कितने छोटे होते, बहुत छोटे होते शर्ट की अपेक्षा। तो यहीं से तो याद कर सकते हैं आप कि बटन शब्द आना है। ठीक है, साउथ बटन आइलैंड भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा जीव वन्य अभ्यारण्य, यहां हमने लिखा है भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य। अभ्यारण्य भी हमें सबसे बड़े का पता होना चाहिए। तो ये है छात्रों जंगली गधा राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य, और ये गुजरात राज्य में पड़ता है। कहां पड़ता है? गुजरात राज्य में
पड़ता है। वैसे ही जंगली गधा रात में ही निकलते हैं, तो यहां से याद रख सकते हैं, आपकी गुजरात राज्य में होगा। फिर भारत का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य यह है सरिस्का। ठीक है, सरिस्का, और सरिस्का कहाँ है? ये राजस्थान में है। भारत का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य सरिस्का। सरिस्का किस राज्य में है? राजस्थान में है। ठीक है, किसी का भी नाम है सरिका, ये बहुत छोटी है, ऐसे करके अपने घर में ऐसे करके याद रख सकते हो आप। छात्रों, यूनेस्को ने 10 बायोस्फीयर रिजर्व जो है भारत के, इनको अपनी विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर रखा है। भारत का पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व है यह है नीलगिरी, क्योंकि ये 3 राज्यों में, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु साइड 3 राज्यों में फैला है, तो यहाँ राज्य फिक्स नहीं है। पहला जैव आरक्षित क्षेत्र है भारत का नीलगिरी। भारत का सबसे बड़ा जैव आरक्षित क्षेत्र जो है बायोस्फीयर रिजर्व वो है कच्छ। ये कच्छ एक जिला ही है गुजरात में। यहाँ हमने छात्रों लिख रखा है 33%, 21%, जब कभी ये एग्जाम में आ जाते हैं, इसलिए हमने आपको बताने का प्रयास यहाँ किया है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, जो कि देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, ये कहता है कि पूरे भारत में 33% भूमि पर वन होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में 21% भूमि पर वन है, मतलब अभी कम है, वृक्षारोपण और किया जाना चाहिए भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के अनुसार। अब छात्रों हम आते हैं मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों में। तो मध्य प्रदेश के जो राष्ट्रीय उद्यान है छात्रों, इनकी संख्या है 11। हमने यहां लिख रखी है, इनकी संख्या कितनी है? 11 है। यहां हमने आपको बताने का प्रयास किया है कि मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान कौन कहां है। अभी छात्रों इस वीडियो में हम केवल ये बता रहे हैं कि कौन कहां है, बाकी हमें इनकी विशेषताएं पढ़ना होती हैं, वहां से प्रश्न आते हैं। ठीक है, जैसे कहेंगे जॉर्ज कैसल भवन कहां है, हवाई पट्टी कहां है, 32 पहाड़ियों से घिरा कौन कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार मोगली लैंड कहां विकसित की गई है, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो हमारा अब दूसरा जो पार्ट रहेगा राष्ट्रीय उद्यान का, छात्रों ये जरूर देखें, उसमें हम जितने भी 11 राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, इनके बारे में 5-5, 6-6 विशेषताएं सभी के बारे में हम आपको बताएंगे। अभी इस यहाँ संभव नहीं है, देखते हैं कौन कहां है। छात्रों, ये जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, ये चूंकि पहला है और ये सबसे बड़ा भी है मध्य प्रदेश का, ये मंडला जिले में। ये तो आपको याद हो ही जाएगा। ठीक है, कान्हा कृष्ण जी जो थे वो वैसे गोपिकाओं की मटकी में कुछ कंकड़ पत्थर डाल दिया करते थे, तो डला किसने, ऐसे करके आप याद रख सकते हो। कान्हा किसली मंडला में है, पन्ना में है, याद ही नहीं करना। संजय जो थे महाभारत के, आपने देखे थे, ये सीधा प्रसारण करते थे अपने आंखों से, सीधा इंटरनेट थे संजय उस समय के, सीधा प्रसारण करते थे महाभारत का, धृतराष्ट्र को सुनाते थे, तो संजय सीधा प्रसारण करते। तो संजय राष्ट्रीय उद्यान सीधी। बांधवगढ़ कहाँ है? उमरिया को यदि हम कहते हैं कमरिया, तो कमरिया में करधोनी बांधी जाती है, ऐसे आप याद रख सकते हो। उमरिया, कमरिया, बांधो, करधोनी, ऐसे करके जोड़ सकते हो आप। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? शिवपुरी। छात्रों, ये दोनों भगवान के नाम है। माधव कृष्ण भगवान को कहते, इससे वो यहाँ लिखा ही है। और इससे वो यहाँ गए थे माधव के यहाँ, रहस्य कैसे रचाते एक बार भोले भंडारी। ठीक है, वृंदावन आ गए, सुना होगा आपने भजन। माधव कहाँ है? शिवपुरी में है। सतपुड़ा, ठीक है, पुड़ा में यदि कुछ रख के किसी को मतलब सतुआ वगैरह पुड़ा में रख के सुंघा दें तो आदमी बेहोश हो जाता। कुछ पुड़ा में यदि रख दें तो होश खो देता आदमी, यहां से याद रख सकते हो आप। वन विहार, ये तो भोपाल में है। कभी आपको बिहार करने जाना या घूमने जाना तो कहाँ जाओ? किसी बड़े शहर में। अब मध्य प्रदेश में बिहार करने जाना तो कहाँ जाओगे? आप भोपाल जा सकते हो, तो वन विहार कहाँ है? भोपाल में है। ओमकारेश्वर कहाँ है? ये खंडवा में है। आपको याद ही करना पड़ेगा। वैसे जब हम ओमकार मंत्र वगैरह ओम जब हम बनाते हैं तो एक दवा जैसा बन जाता है, तो यहाँ से आप, ठीक है, या खंड खंड करके ओम का उच्चारण करना होता है। एक बार ओम, फिर थोड़े रुक के, फिर कम, ये यहाँ से याद रख सकते हो। सही ओमकार का जो उच्चारण है, पहली बार ज्यादा बोलना पड़ता है, फिर कम और फिर कम, खंड खंड करके। तो ऐसे हम तो ऐसे याद करते छात्रों, ट्रैक वगैरह लंबी करें तो भूल जाते। डायनासोर, डायन जो होती है वो धारदार हथियार लिए दिखती है, हमें रात में सपने में कहीं मिल जाए। डायन जो होती है धारदार हथियार लिए हमें दिख सकती है। तो डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो गया छात्रों? धार में हो गया। फासिल, हालांकि डिंडोरी और मंडला 2 जिले आते हैं, दोनों में लगता है, तो डिंडोरी आता, कभी मंडला आता। बाकी सिलाई वगैरह करना है तो डोरी की जरूरत आपको पड़ेगी, तो फासिल जो है वो डिंडोरी में हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी कोई समस्या बन जाती तो पेंच बनी, कहीं यार बड़ी पेंच बनी, कोई भी समस्या हो गई तो ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान, चूंकि पेंच तो हालांकि वहां एक नदी का नाम है, ये
बड़ी पेंच बनी, माना छिंदवाड़ा और सिवनी में पाए के बीच है ये पेंच। छात्रों, ये 11 राष्ट्रीय उद्यान हमने यहाँ लिख रखे हैं, आप इनको याद कर लें। एक तो प्रश्न यही बनता है कि किस खासकर जिले में है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान। अब हम इनका और वर्णन देखते हैं यहाँ। तो हमने यहाँ 11 राष्ट्रीय उद्यानों को बताने का प्रयास किया है, इनकी कुछ खास खास विशेषताएं हैं। तो छात्रों, ये जो 11 राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में कुल, और ये मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, हम पहले आपको बता चुके 11 सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान और वन अभ्यारण्य का यदि क्षेत्रफल जोड़ दिया जाए तो छात्रों, भारत में ये सबसे ज्यादा क्षेत्रफल बन के आता है। इतने एरिया में भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रीय वन अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। यहां हमने एक ट्रिक लिखी है, कान्हा संजय ने पन्ना पेंच के पुड़ा बांधे, या पन्ना में पेंच के पुड़ा बांधे। मतलब छात्रों, ये टाइगर रिजर्व है, जैसे विश्व टाइगर रिजर्व, मतलब बाघों को संरक्षित करने की एक योजना चलाई थी गनीमेट ने। हालांकि भारत में तो कैलाश सांखिले जी हैं टाइगर स्टेट के जनक, 73 से यहाँ चालू हुआ, अपने यहाँ बताएंगे एक आध दिन सब इसके बारे में। कान्हा किसली 6 टाइगर रिजर्व हैं, हालांकि टाइगर स्टेट कहते हैं, पश्चिम बंगाल के बाद सबसे ज्यादा टाइगर यहाँ मध्य प्रदेश में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये टाइगर रिजर्व है, ये पहला ही है मध्य प्रदेश का टाइगर रिजर्व। संजय, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा और बांधवगढ़। छात्रों, यहां से प्रश्न बनता है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का टाइगर रिजर्व में शामिल नहीं है या है? क्लियर कर लेना यहां से ये 6। छात्रों, 2 राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश के, ये जीवाश्मों के संरक्षण के लिए, मतलब जीवों के अवशेष यहाँ पर सुरक्षित रखे गए हैं जो पुराने समय के जीव पृथ्वी पर पाए जाते थे। एक तो डायनासोर है, डायनासोर हम बता ही चुके थे, वो धार में है। और डायनासोर, चूंकि आप खुद समझ रहे होंगे, बहुत प्राचीन समय में डायनासोर पृथ्वी पर पाया जाता था, तो इसके अवशेष तो सुरक्षित रखने ही होंगे। जुरासिक पार्क फिल्म देखी होगी, डायनासोर को आप समझ सकते हो। तो डायनासोर जो है, डायन तो धारदार हथियार लिए मिलती है, तो धार, फासिल, सिलाई के लिए डोरी की आवश्यकता, तो फासिल, डंडोरी, ये 2 आपको याद रखना है जीवाश्म संरक्षण के लिए। ठीक है, कि डोरी जो है, और डोरी से जो गुनिया वगैरह होते हैं ना, तो डोरी से डायन को बांध देते हैं, ठीक है, ताकि ये किसी जीवों को परेशान ना करे। तो ये जीवाश्म ऐसे याद आप रख सकते हो। यहां हमने बताने का प्रयास किया है क्षेत्रफल में घटता क्रम। छात्रों, यदि आप 3 चीजों को याद कर लेते हो, आजकल प्रश्न ऐसे ही आने लगे, यदि एग्जामिनर किसी एग्जाम को एडवांस बनाता है, कुछ कठिन करना चाहता है, तो ऐसे प्रश्न देता है कि घटता क्रम कौन सा सही है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, बनने के अनुसार घटता क्रम कौन सा है। तो इसमें आपको 4 क्रम लिखे होते हैं, यदि हम 3 याद कर लेते हैं तो चौथा आप अपने आप समझ जाते हो। तो क्षेत्रफल में जो घटता क्रम है ये है, कान्हा पन्ना में सतुआ सुदामा के यहाँ ले गए। भाई सुदामा जी चावल ले गए थे, तो कृष्ण जी सतुआ, कान्हा पन्ना में सतुआ, ऐसे याद रख सकते हो। कान्हा सबसे बड़ा, दूसरे सेकंड पे क्षेत्रफल में पन्ना, और तीसरे पे सतुआ से बनेगा सतपुड़ा क्षेत्रफल में। चौथा जो भी लिखाएगा आप समझ जाओगे, जरूरत नहीं हमें याद करने की। फिर है इनके बनने का क्रम, जैसे कान्हा किस लिए 1955 में बना था। फिर तो कान्हा, माधव, बंधा, ऐसे करके कोई आप याद रख सकते हो। बंधा मतलब बनने का क्रम याद हो जाएगा। सबसे पहले कान्हा किस लिए बना, फिर माधव बना, और फिर बांधवगढ़ तीसरे स्थान पर बना। ऐसे आप याद ऐसे रख सकते हो। छात्रों, सबसे बड़ा, जैसे हमने आपको बता दिया, सबसे बड़ा कान्हा किस लिए राष्ट्रीय उद्यान है, आगे हम आपको बताएंगे। 955 वर्ग किलोमीटर लगभग इसका एरिया बनता क्षेत्रफल। बाकी जो सबसे छोटा जो राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश का, वो है छात्रों फासिल। फासिल बता चुके हम, डिंडोरी में। ये 0.27 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है, मतलब ये बहुत छोटा है। आप अंदाजा लगा सकते हो, इसका वर्गमूल निकालोगे तो इसकी लंबाई या चौड़ाई निकल आएगी, बहुत कम निकल के आएगी। कभी कभी छात्रों प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश के जंगलों में सबसे ज्यादा कौन सा जीव पाया जाता है, तो चीतल पाया जाता है। कभी कभी प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश के जो वन है या जंगल हैं, यहाँ सबसे ज्यादा वृक्ष, तो सागौन मिलता है। मध्य प्रदेश का एकमात्र सर्प उद्यान जो है वो भोपाल में, यहाँ सांप पाले जाते हैं। छात्रों, अब हम आगे देखते हैं मध्य प्रदेश की जो नेशनल सेंचुरीज हैं, राष्ट्रीय वन अभ्यारण्य है, उनकी संख्या है 25। उनकी संख्या है 25। आगे हम अगले वीडियो में बताएंगे खास खास कौन कहां है। इन 25 अभ्यारण्यों में से, और यहीं से प्रश्न बनते हैं, इसीलिए हमने इनको लिख रखा है, ठीक है। 25 अभ्यारण्य में से एक जो है वो टाइगर रिजर्व है,
और टाइगर रिजर्व कौन सा वन अभ्यारण्य है, यदि कभी ये पूछा जाए तो ये है रातापानी। और रातापानी किस जिले में लगता है? रायसेन जिले में। रातापानी मध्य प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय वन अभ्यारण्य, उद्यान नहीं, डिफरेंस समझना। रातापानी एकमात्र राष्ट्रीय अभ्यारण्य है जो टाइगर स्टेट, मतलब यहाँ बाघों के संरक्षण के लिए इसको रखा गया है, क्योंकि रात में बाघों को पानी नहीं मिलता था तो यहाँ पानी भर देते हैं वो संरक्षण में। रात में बाघों को पानी नहीं मिलता था तो राता पानी बना दिया उन्होंने, यहाँ रात में बाघों को पानी मिलेगा, मान के चलो, याद करने का तरीका। इसके बाद छात्रों दो जो है राष्ट्रीय अभ्यारण्य, ये दो सोन चिरैया अभ्यारण्य है, मतलब यहाँ सोन चिरैया का संरक्षण किया जाता है। चिड़िया की एक प्रजाति है सोन चिरैया, यहाँ उसका संरक्षण किया जाता है। वो कौन कौन से हैं? एक तो करेरा है, शिवपुरी, ठीक है, वैसे ही करेरा, करव, करव कालकूट विष पी गए थे भगवान शिव जी, कालकूट विष, करव है तो कड़वा, लेकिन कालकूट विष शिव जी पी गए थे, यहां से आप याद रख सकते हो। करेरा है शिवपुरी। और जो घाटी गांव है, ये घाटी गांव कहाँ है? ग्वालियर। ये तो गांव ग्वालियर, ठीक है, जो हम कह सकते हैं जो गायों का पालन करने वाले होते हैं, जो वो गांव में ही रहते हैं, ऐसे करके हम याद इनको कर सकते हैं। फिर छात्रों दो अभ्यारण्य जो है ये खरमोर पक्षी के पालन के लिए निर्धारित किए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो सरदारपुर धार, ये सरदारपुर मतलब सरदारपुर, इसको हम पूरा कहते हैं सरदारपुर खरमोर पक्षी अभ्यारण्य या खरमोर पक्षी अभ्यारण्य सरदारपुर। वैसे ही सरदार जो होते हैं वो धारदार हथियार, 5 का गुरु गोविंद सिंह, पता ही है आपको, कृपाण, कच्छ, कटार, कंगा, केस, ये तो आप यहां से याद रख सकते हो। तो सरदार जो होते हैं पंजाबी टाइप के, वो धारदार हथियार लिए रहते हैं, ऐसे याद रख सकते हो। और सैलाना खरमोर पक्षी अभ्यारण्य ये रतलाम में। अब इसको कई कई बार कहते हैं ना अपन, अरे यार रतलामी कुछ भी नमकीन या रतलामी सेव ले आना बाजार से ले आना रतलामी सेव, हो जाएगा यार इस टाइप से। छात्रों ऐसे ही करे जाते हैं यार, उसी शब्द का उसी शब्द में आप लॉजिक ढूंढो और अपना खुद से लॉजिक बनाओ, आप देखना कभी भूल नहीं पाओगे लाइफ टाइम। इसके बाद छात्रों तीन राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो हैं ये घड़ियाल या अन्य जलीय जीवों के पालन के लिए, उनकी देखरेख के लिए निर्धारित किए गए, उनके संरक्षण के लिए। चंबल घड़ियाल राष्ट्रीय उद्यान, ये राष्ट्रीय अभ्यारण्य, ये मुरैना में है। भाई जब आपसे कोई चीज मुड़ती नहीं है तो अपन कहते यार बल लगाओ कुछ, हालांकि चंबल कभी आ जाए तो भिंड मुरैना ऐसे कहना आपको, ठीक है। सोना पहन के कुछ लोग शहर की तरफ जाते हैं, क्योंकि शहर में ज्यादा सोने चांदी पहने लोग रहते, तो सोन जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य है ये शहडोल में। और केच, कंघा, कटार, हम तो ऐसे याद करें, केच, केन जो है, केन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? छतरपुर में है। केन से यदि पानी वगैरह बगड़ जाए तो आप तर जाते हो, पानी तर जाता है आपके ऊपर से चला जाता है, ऐसे याद रख सकते हो। फिर ये हमें अभ्यारण्यों में छोटा और बड़ा याद करना होता है छात्रों। नौरादेही है, ये सागर जिले में है। नौरादेही वन अभ्यारण्य है, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय वन अभ्यारण्य है। लगभग 1195 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है नौरादेही अभ्यारण्य का। छात्रों सबसे छोटा राष्ट्रीय अभ्यारण्य यदि हम कहें तो ये रालामंडल है। और रालामंडल कहाँ है छात्रों? इंदौर में है। इसका क्षेत्रफल है केवल 2.3 वर्ग किलोमीटर। रालामंडल का क्षेत्रफल सबसे कम है, केवल कितना है? 2.3 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। ये हमने एक ट्रिक लिख रखी है, क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय अभ्यारण्य हमने लिख रखी है। ट्रिक है नौरा बोरी में, नौरादेही सबसे बड़ा, उससे छोटा रातापानी, उससे छोटा बोरी, 3 है, ठीक है। नौरादेही सागर में है, रातापानी रायसेन में और बोरी होशंगाबाद में है, ठीक है। ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है। जानवरों को बेहोश करके बोरी में भर के शिकारी लोग ले जाते हैं। फिर यहाँ एक लाइन और हमने लिखी, विश्व का एकमात्र और पहला गौ अभ्यारण्य कहाँ है? ये आजकल पीबी एग्जाम में चलने लगा है, तो वो है आगरमालवा में, ठीक है छात्रों। ये हमने अभ्यारण्य बताने का प्रयास किया, वहां राष्ट्रीय उद्यान बताने का प्रयास किया। आप चाहे तो नोट्स बनाते जाएं, लिखते जाए, स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो को रिवर्स करके देख लें। अब हम देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। छात्रों ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है इनको हम पहले ही बता चुके थे, जैव आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। ये खासकर तटीय क्षेत्र इसमें शामिल किया जाता है, जल तो रहेगा ही बायोस्फीयर रिजर्व में, जैव आरक्षित क्षेत्र में। तो ये मध्य प्रदेश में 3 है। मध्य प्रदेश में जैव आरक्षित क्षेत्र कितने? 3 है, आपको याद रखना है।
ठीक है। एक तो है पचमढ़ी, ये सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, सबसे बड़ा जो बायोस्फीयर रिजर्व या जैवारक्षित क्षेत्र है ये है पचमढ़ी। और पचमढ़ी कहाँ है? होशंगाबाद में है। ठीक है, होशंगाबाद में है। कोई चमड़ी वगैरह किसी की खींच लो तो वो बेहोश हो जाते हैं, इस करके पचमढ़ी कहाँ है? होशंगाबाद में है। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। 4981 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और ये मध्य प्रदेश का प्रथम भी है, इसलिए हम पहले इसको बता रहे हैं, पन्ना को नहीं बता रहे। ये पन्ना जो बायोस्फीयर रिजर्व है या पन्ना जैवारक्षित क्षेत्र है, ये पन्ना में ये सबसे लास्ट का है। ये 2011 में बायोस्फीयर रिजर्व बना है। ठीक है। फिर छात्रों इसके बारे में कुछ विशेषताएं, कभी प्रश्न आता है, हमने देखा है। ठीक, ये 2005 में बना था पचमढ़ी। विशाल उड़ने वाली गिलहरी पाई जाती है यहाँ, पचमढ़ी। गिलहरी उड़ी, पचमढ़ी, ऐसे करके याद रख सकते हो, उड़ी उड़ी दोनों में। तो विशाल उड़ने वाली गिलहरी कहां पाई जाती है? पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में। इसके बाद छात्रों हम चलते हैं, ये अचान कमार है। अचान कमार जो है ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दो राज्यों में फैला हुआ है। हालांकि अपने यहाँ ये अमरकंटक साइड से लगता है, अनूपपुर जिला अमरकंटक में लगता है। इसे 2012 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। माने मध्य प्रदेश से एक हम कहें कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये यूनेस्को में शामिल है, अचान कमार। यहाँ छात्रों तीन चीजों से प्रश्न बनते हैं इस बायोस्फीयर रिजर्व से, अचान कमार से। अमरकंटक में है अचान कमार। ठीक है, अचानक से ही तो कांटा लगता है ना, ये लिखा अचानक से कांटा लग गया तो अमरकंटक, ऐसे याद रख लेना। 2012 में यूनेस्को में शामिल हुआ। यहाँ जंगली कुत्ता, चार सींगों वाली भेड़, तो चार सिंही भेड़ लिखते इसको, और उजला गिद्ध, ये तीन चीजें पाई जाती हैं अचान कमार में। जंगली कुत्ता, चार सिंही भेड़ और उजला गिद्ध। यहीं से छात्रों प्रश्न आते हैं छात्रों। इसके बाद हमारा वीडियो दूसरा जो होगा, इसमें हम एक एक राष्ट्रीय उद्यान के बारे में 5-5, 6-6 विशेषताएं जहां से और प्रश्न बन सकते हैं वो आपको बताएंगे। वीडियो लंबा खिंच रहा था, इसलिए हमने आज यहीं विराम करने का करते हैं। छात्रों यदि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका सब अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।